तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात कारखाने। देखो एग्जाम में ज़्यादा याद नहीं हो इनमें, क्योंकि जब इतना मैटर याद करने बैठोगे तो सारा मैटर याद नहीं होना है। तो इसके अंदर जो बेस या आधार है उसको आप छोड़ सकते हो। एसएसटी वाले स्टूडेंट सब्जेक्ट में थोड़ा सा गौर करके जाना, क्योंकि उनके एसएसटी का पार्ट भी है, तो इस टॉपिक को उसी बेस पे या उसी लेवल पे पूरा करवा रहे हैं ताकि उनको कोई कमी नहीं लिखे। बाकी जीके में इतना डीप नहीं पूछते हैं, बेस या आधार स्थान नहीं आप लोगों ये तो ये पूछते हैं कि कब स्थापित हुआ था, स्वतंत्रता से पूर्व के कारखाने कौन से हैं, और जो स्वतंत्रता के बाद वाले हैं वो कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में हैं। तो अभी जो लिखवा दिया है बाकी स्टूडेंट उसको काटना मत, काम आएगा। हाँ, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात कारखाने, ये देख लेना किस फॉर्मेट में, ए बी में लिखा था या फर्स्ट सेकंड में लिखा था, यही था ना फॉर्मेट। इसमें लिखिएगा स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात कारखानों का विकास विदेशी सहयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया। विदेशी सहयोग से या विदेशी सहयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया। यानी भारत सरकार ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं में यह तय किया कि हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। जैसे हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना आई थी भारत के अंदर, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो तो मुख्यतः किससे जुड़ी हुई थी, एग्रीकल्चर या कृषि विकास को लेकर। लेकिन इसके बाद की जो योजनाएं थी आगे वाली दो, जिसमें इंडस्ट्रीज या उद्योगों को अधिक दर्जा दिया गया। सेकेंड पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य उद्देश्य उद्योग। जब स्टार्टिंग में इनको लगा कि कृषि को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तब उद्योग पिछड़ गए थे। जब सेकेंड टाइम इन्होंने उद्योगों को महत्व दिया तो इनको ये लगा कि कृषि पिछड़ गई है। तीसरी में इन दोनों को साथ मिला के इन्होंने महत्व दिया या इन्वेस्टमेंट किया। यानी पंचवर्षीय योजना में मुख्य जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका किस सेक्टर में किया जाता है, उस सेक्टर को लेके माना जाता है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार या बेस ये है। तो प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश के अधिकांशतः लोग कृषक थे, इसलिए पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जो बातें हुई तो एग्रीकल्चर पे थी। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट या कार्यक्रम थे वो किसके थे इसमें, पहले में कृषि के। बाद में ये लगा कि भारत देश अन्य राष्ट्रों की तरह मजबूत तभी बन पाएगा जब यहाँ कृषि के अलावा अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा। तो भारत की कहा जाता है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज पॉलिसी भी इस समय वापस आई थी। पहली इंडस्ट्रीज पॉलिसी तो इन्होंने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी 1948, राजस्थान की अलग है 1978 में, जबकि इंडिया में 1948 और दूसरी आई थी 1956। तो 1956 में इंडस्ट्रीज पॉलिसी को इसलिए वापस जारी किया गया क्योंकि इस समय कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होने थे, जैसे भिलाई कारखाना है, राउरकेला कारखाना है। तो धीरे धीरे ये कारखाने हमारे यहाँ स्थापित होने वाले थे विदेशी सहयोग से। तो इन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग तरीके का था। जैसे पहले की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें हमारे नॉर्म्स थोड़े टाइट हुआ करते थे। कोई भी राष्ट्र हमारे यहाँ आके इंडस्ट्रीज इजीली स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने स्थापित कर लिया तो बाद में यहाँ के जो अन्य उद्योग हैं उनको पनपने नहीं देगा। तो इसलिए उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बाउंडेशन और इतने ज़्यादा टैक्स हुआ करते थे, जो कि बाद में 1991 में जाके उदारीकरण का जो आपका चैप्टर आता है ना, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि उस समय बाद में काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स वगैरह हैं वो कम किए गए। विदेशी कंपनियों को भी यहाँ स्थापित होने के लिए सहयोग दिया गया। मार्केट में प्रतिस्पर्धा को जानबूझ के डेवलप किया गया ताकि लोगों को अच्छा माल और बेहतरीन सुविधाएँ उनको उपलब्ध हो पाएँ। तो इसके अंदर आपका जो एलपीजी जो पढ़ते हो ना आप, जो लिबरलाइजेशन उदारीकरण है, जो प्राइवेटिलाइजेशन है, निजीकरण है, और ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है, ये आपके टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें आएगा ये टॉपिक आपके। तो स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः पंचवर्षीय योजना और विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात कारखानों का विकास हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो अपने को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद ही ये स्थापित हुए हैं, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से।
ये वाला जो पार्ट आपका छत्तीसगढ़ भिलाई, इसके बाद में इस साइड में वेस्ट बंगाल, इस साइड में ओडिशा। ओडिशा वाला कौन सा है? राउरकेला, राउरकेला ओडिशा। इस साइड में आता है दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इन तीनों लोहा इस्पात कारखानों को स्टार्ट किया था इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी सेकंड में। तीसरी में था बोकारो, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किए गए हैं। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में झारखंड की ओर बोकारो को स्टार्ट किया गया, बोकारो झारखंड। जबकि बाद में दक्षिणी भारत में विजयनगर, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, सेलम, ये स्टार्ट किए गए फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, जिसमें मंजूरी फोर्थ में है और बाद में स्थापना इनकी आगे जाके कुछ वर्षों बाद में हुई है। यानी जो विशाखापट्टनम वगैरह वो 1982 में, सेलम 1982 में, तो स्थापना वर्ष उनके बाद में है। बाकी पंचवर्षीय योजना उनकी फोर्थ 5 ईयर प्लान है, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें भारत में मुख्यतः तटीय स्थिति रखने वाला एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इसके बाद में दक्षिण की और तमिलनाडु के अंदर है, वो कौन सा है? सेलम, सेलम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और इस साइड में कर्नाटक में विजयनगर। कर्नाटक विजयनगर। तो स्वतंत्रता के बाद में जो लोहा इस्पात कारखाने हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना, या तो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अकॉर्डिंग इनको पूछते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नहीं था, तो ये 3 का ग्रुप याद रखना। ये सॉरी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नहीं था, तो इनका 3 का ग्रुप याद रखना कि ये दूसरी में थे, बोकारो तीसरी में था, और दक्षिणी भारत वाले हैं ये चौथी। तो ये दूसरी, ये चौथी, और एक बोकारो बच गया वो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 के अंदर। बाकी इनकी स्थापना 1959, मंजूरी इनमें से लगभग को 1956 में मिली हुई है, स्थापना इनकी 1959 में हुई है, 1959 के अंदर। भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई के बाद में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला ओडिशा। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला ओडिशा, सेकंड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड। उसके बाद में है विशाखापट्टनम, विजयनगर और सेलम, सेलम तमिलनाडु। दक्षिणी भारत वाला सेलम, सेलम तमिलनाडु। तटीय या बंदरगाह स्थिति पे विशाखापट्टनम। इसमें पहले लिखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाने। इसमें भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर।
लोकेशन आपको ध्यान है? स्थान भिलाई का, छत्तीसगढ़। राउरकेला, ओडिशा। और दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। स्थापना इनके तीनों की 1959। इसमें मुख्यतः जो सहयोग है वो एग्जाम में अधिक पूछते हैं। या तो इनकी लोकेशन दी जाती है, सबके सभी कारखाने अलग अलग स्टेट में हैं, या फिर इसमें कॉपरेशन कौन से कंट्री का रहा है। इसमें पहले वाला है भिलाई के अंदर है, उसमें रहा है भीरू का। भीरू का मीनिंग समझ गए? ये इसमें पहले सहयोग लिख दो रूस, और नीचे ब्रैकेट में लिख दो भीरू। तो भिलाई वाले को भीरू के नाम से याद रखना कि भिलाई रूस है, रूस। राउरकेला में लिखना है आपको जर्मनी, और ब्रैकेट में लिख देना राज्य। राज्य में रा से राउरकेला और जैसे जर्मनी। और वेस्ट बंगाल वाला है, इसमें लिखना है ब्रिटेन। तो इसको स्थापित किया था दुबे ने। दुर्गापुर ब्रिटेन, ब्रिटेन। तो ये अलग अलग कंट्री हैं, बेरू, राज और दुबे। तो बेरू, राज, दुबे। तो बेरू, बेरू यानी बे से भिलाई और रू से रूस, राज यानी राउरकेला और जैसे जर्मनी, और दू से दुबे, दुबे में बैसे ब्रिटेन। तो इनके नाम देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये बी से भीरू वाला है, ये राज वाला है, और ये वाला ये दुबे का है। भाई वक्त तो अलग अलग है लेकिन ईयर सेम है, मतलब मंथ और डेट इसमें नहीं पूछने हैं। मंजूरी है वो 1956 में मंजूरी है, स्थापना 1959 में। किसके? नहीं, 1959 है, बाद में बोकारो 1964 में है। दुर्गापुर भी 1959 में ही लिखा जाता है। फैक्चुअल गलत है कई बुक्स में, इसमें सब में यही लिखा हुआ है, महेश वर्णमाल में। तो एनसीईआरटी की कॉपी है वो। देखो ये हिंदुस्तान ने जो लोहा इस्पात कारखाने के रूप में, यानी हिंदुस्तान ने स्टील या आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी है, उसके रूप में स्थापित हुई थी। तो शुरुआती तौर पे जितनी भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर वाली, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के रूप में थी। जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा। तो ये जो राउरकेला के अंदर जब स्थापना होनी थी 1956 के अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाला था, किसका? जर्मनी का। तब इन्होंने ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की थी जनवरी 1954 के अंदर।
जनवरी 1954 की यह संस्थान आगे जाके 1973 के अंदर 1973 में जनवरी 1973 में यह सेल के रूप में आती है बाद में। यानी सभी यूनिट्स हैं बाद में किसके अंडर में आ जाएंगे, सेल। क्योंकि पहले ये अलग अलग चल रही होती हैं इस नाम से, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से। जगहों के नाम अलग अलग होते हैं तो इसका मीनिंग है कंपनी का नाम एक ही है, बाकी वो अलग अलग स्थान पे है। जैसे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड अपने जितने भी एरिया में जहाँ पे भी उत्पादन करती है तो वहाँ पूरी वही है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ही है। एयरटेल कंपनी है वो अपना प्रचार करती है तो गुजरात में भी वो एयरटेल है और महाराष्ट्र में भी एयरटेल है। यानी कंपनी का नाम सेम है, जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, इसका कंपनी का नाम यही था। बाकी स्थान इसका कहाँ था, भिलाई में भी थी ये राउरकेला में भी थी और ये दुर्गापुर में भी थी। तो बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके इसको लिमिटेड कंपनी के अंदर लाया गया, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो बाद में ये एक अपेक्स यूनिट के रूप में आई। बाद में इसमें कई कारखानों का विलय किया गया। तो 3 तो जो आपको दिख रहे हैं इनका विलय किया गया। एक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आएगा बोकारो, उसका विलय किया गया। 2 स्वतंत्रता से पूर्व जो बने हुए थे टाटा को छोड़ के इसको और मिस्को का विलय किया गया। इस बार फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का, उसमें यही क्वेश्चन था कि सेल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसमें कौन कौन से कारखानों का विलय किया गया है, तो उन कारखानों के नाम बताने थे। तो वो सेल के अंदर देखेंगे अपन ये सारे कारखाने पढ़ने के बाद में। अब इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये बाद में आता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये तो सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिएगा। तीसरी या तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाना। बोकारो झारखंड 1964। बोकारो झारखंड 1964। सहयोग बोकारो बोरू, भिलाई भीरू, दुर्गापुर दुबे, राउरकेला राज्य। इसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना में है या दक्षिणी भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने वो कौन से हैं, तो नेक्स्ट लिखिएगा, या तो दक्षिणी भारत के नाम से लिख दो या चौथी पंचवर्षीय योजना। दक्षिणी भारत या चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात कारखाने। इसमें ये विजयनगर वाला पूछते हैं, विजयनगर कई हैं, विजयनगर आंध्र प्रदेश में भी है और विजयनगर कर्नाटक में भी है। किसमें, विजयनगर राजस्थान के अंदर है, अजमेर के अंदर विजयनगर। तो इसमें दक्षिणी भारत वाले जो लोहा इस्पात कारखाने या चौथी पंचवर्षीय योजना वाले हैं, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें एक तो आता है अपने विजयनगर, स्थिति लिख देना, इसमें कर्नाटक, सेकंड विशाखापट्टनम या विशाखापत्तनम,
विशाखापट्टनम लोकेशन, लोकेशन या स्थिति है आंध्र प्रदेश। भारत का तटवर्ती लोहा इस्पात कारखाना या तटीय क्षेत्र में स्थापित एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, यानी जो अपनी स्थिति बंदरगाह स्थिति रखता है वो विशाखापट्टनम माना जाता है। और एक दक्षिणी भारत में सेलम, सेलम लोकेशन या स्थिति तमिलनाडु। सेलम स्थिति है तमिलनाडु। इसमें जो विशाखापट्टनम वाला है इसमें सहयोग रहा हुआ है, बाकी में सहयोग नहीं रहे हुए। सहयोग सोवियत संघ का था, इसमें भी रूस का, इसमें वीरू के नाम से, नॉट वीरेंद्र सहवाग। तो जैसे ही कारखाने का नाम देखोगे तो लगभग ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद आ जाएगी। बोकारो में क्या है? बोरू यानी रूस, दुर्गापुर में दुबे, तो शब्द को देख के अपने को बोलना है। दुर्गापुर है तो दैसे, दुबे तो यानी ब्रिटेन, राउरकेला राज यानी जर्मनी, और ये विशाखापट्टनम वी से वीरू, तो इसका मीनिंग इसमें रूस। क्योंकि ये विदेशी सहयोग वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है इनको शॉर्ट फॉर्म में नाम के साथ अटैच रखें आप, तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, इजीली मैच कर दोगे। मैच करना ही आता है आपके इसमें, या कोई 3 सही मैचिंग दिए हुए होते हैं और एक गलत दिया हुआ होता है, वो निकालना होता है। क्योंकि शुरुआती तौर पे आज हम रूस को ज़्यादा कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं, रूस को ज़्यादा सहयोग क्यों दे रहे हैं, यूक्रेन की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे, ये देख रहे हो आप। पहले का 1971 का, 1965 का जो भी युद्ध हुए हैं, तो उसमें यूएसए वगैरह इन राष्ट्रों ने हमारे खिलाफ सेनाएं भी भेजी हैं, समुद्रों में उतारी हैं। तो उस समय हमें सहयोग किया रूस ने कि आप तो बेफिक्र रहो, मैं पीछे हूँ और मेरी सेनाएं भी आपके सहयोग के लिए आ रही हैं, सिर्फ आ नहीं रही, भेजी भी गई हैं। तो इसका मीनिंग है रूस ने प्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए कई बार काम किया है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी शुरुआती तौर पे जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट है, यानी शुरुआती तौर पे उद्योगों की जो स्थापना, उसमें बहुत बड़ा सहयोग किसका है? रूस का। हमें सहयोग स्टार्टिंग में यूएसए ने नहीं दिया था। क्या चीज? स्थापना इनकी 2 की तो है 1982, मेरे हिसाब से तो मत याद करो इसमें। बाकी विशाखापट्टनम 1982, सेलम 1982, विजयनगर वाला मेरे को ध्यान नहीं है इसका। तो फैक्चुअली इतने फैक्ट्स नहीं पूछेंगे, कितनों की याद रखोगे? लिंगानुपात और वो लिखवाया था वो याद कर लिया, तो साक्षरता और लिंगानुपात वो याद करो, वो काम आएगा। ये कोई काम नहीं आएंगे ईयर ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं, तो इसमें पूछ लेते हैं, इनमें पूछ लेते हैं। 1959 किसमें? भारत का सबसे पुराना पूछा था या स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित? भारत का सबसे पुराना लोहा इस्पात कारखाना क्या क्या दिए हुए थे? टिस्को, इसको, VISL। तो आंसर किसको माना इन्होंने? इसको तो इसको को तो क्यों माना, समझ में आ गया होगा। 1936 से 1936 में जो उसमें विलय किए गए थे, यानी स्वतंत्रता से पूर्व, वो कुल्टी और हीरापुर। तो ये हीरापुर और कुल्टी है, तो इसमें कुल्टी पहले का बना हुआ है, तो उस बेस पे, जबकि इसको नामक जो इंस्टीट्यूट है वो बाद में बना है,
तो एक तो मजबूरी में वो आंसर इनको मानना पड़ा, और एक जो वास्तव में इनके नाम से अगर देखा जाए कि टिस्को, इसको, मिस्को तीनों में पहले कौन है, तो उसमें टिस्को पहले है। तो जब तक ये कुल्टी ऑप्शन में नहीं रखते तब तक आपको टिस्को को रखना है, क्योंकि बाद में जो हीरापुर है या इसको है, यानी जो 3 प्रमुख यूनिट उसमें मिली हुई है, उसमें से 2 आपके टाटा के बाद की हैं। तो इसका मीनिंग 2 बाद की हैं, तो मेन किसको लेंगे अपन, टिस्को को लेंगे। बाकी कुल्टी अगर दे दिया जाए तो बात अलग है, कुल्टी सबसे पहला है फिर। तो अभी आपने जो इसमें जो 4 जो कारखाने लिखे हैं, ये जो 3 लिखे हैं लास्ट वाले में, इसमें एक नोट में लिख देना, ये लाइन शायद मेरी लिखवाई हुई भी है आपको, कहीं बताई हुई है, विशाखापट्टनम गुंटूर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर बताई हुई है कि ये जो लोहा इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ भारत के अंदर पहला तटवर्ती जो लोहा इस्पात कारखाना है वो विशाखापट्टनम में है। तो नोट में लिखिएगा, विशाखापट्टनम भारत का एकमात्र तटवर्ती लोहा इस्पात कारखाना, एकमात्र तटवर्ती लोहा इस्पात कारखाना। तटवर्ती का मीनिंग समझ में आ गया, बंदरगाह स्थिति जो रखता है, डायरेक्टली बंदरगाह स्थिति। अब ये लोहा इस्पात कारखाने जो अभी तक अपन ने कंप्लीट किए हैं, इसके बाद में इनकी जो सबसे बड़ी यूनिट है, जो कि महारत्न कंपनियों का भी पार्ट है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में बाद में आई थी, लेकिन शुरुआती तौर पे इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। जनवरी 1954। और सेल के रूप में यानी लिमिटेड कंपनी के रूप में कब आई थी, जनवरी 1973। तो स्थापना है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जनवरी 1954 और सेल जनवरी 1973। तो इसका मीनिंग है, जब अपन इसकी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें यह दिया हुआ रहता है, ये पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के रूप में काम करती थी, जिसको 1954 में राउरकेला के लिए एक यूनिट भारत सरकार ने स्थापित की थी। और भारत सरकार की ये जो यूनिट थी, ये बाद में आगे जाके एक लिमिटेड कंपनी के रूप में आई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान सेल लिमिटेड के नाम से अलग अलग स्थानों पे, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, इन स्थानों पे आज भी अलग अलग स्थानों पे चलता है, लेकिन उसकी मेन अथॉरिटी कौन है, मेन उसका प्राधिकरण या अधिकारकर्ता कौन है, सेल है। तो इसका मीनिंग भारत में लोहा इस्पात कारखाना है, उसका सबसे बड़ा जो कारखाना है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, लेकिन निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा है टिस्को, टाटा वाला। तो इसमें लिखिएगा नोट या विशेष में, सेल भारत में
सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सेल भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना, लोहा इस्पात उद्योग लिख देना, लोहा इस्पात उद्योग, जो महारत्न कंपनियों में शामिल है। ये कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, महारत्न क्या होता है ये बाद में देखेंगे अपन, जो महारत्न कंपनियों में शामिल है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की वो कंपनियां जो अत्यधिक फायदे में या प्रॉफिट में रहती है, उनको किसका दर्जा दिया जाता है? महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। उसमें से एक ये भी है। सेल के अधीन या अधिकृत संचालित लोहा इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं? तो सेल के अधीन स्थापित जो लोहा इस्पात कारखाने हैं उसके अंदर एक तो स्वतंत्रता से पूर्व वाले दोनों, टिस्को को छोड़ के, टीम में टी को छोड़ के, और आईएम, इसको कहाँ स्थित है? बर्नपुर। और एक दूसरा VISL, मैसूरिया, कर्नाटक। एक स्वतंत्रता के बाद में द्वितीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना वाले ये इसमें शामिल हैं। दूसरी वाले भिलाई, राउरकेला, लोकेशन इनके सबकी लिखवाई हुई है आपको। उसके अलावा झारखंड वाला दुर्गापुर, झारखंड वाला बोकारो, दक्षिणी भारत में सेलम। सेलम तमिलनाडु, चंद्रपुर फेरो एलोई, जो अपने अलॉय व्हील नहीं बनते क्या, मिश्र धातुओं से जो बनाया जाता है, जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह ये जो धातु मिक्सअप करके जो अलॉय बनाए जाते हैं, उसका कारखाना एक आता है चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र। ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी इसी के अंडर में ही है। तो इसके अंडर में एक तो स्वतंत्रता पूर्व वाले इसको, मिस्को या VISL, भिलाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना वाले भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, तीसरी पंचवर्षीय योजना वाला बोकारो, और चौथी पंचवर्षीय योजना वाले में दक्षिणी भारत वाला कौन सा लिया गया है? सेलम। सेलम, उसके अलावा चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र, यह महाराष्ट्र में, चंद्रपुर। तो ये मुख्यतः इसके अंडर में आते हैं। ये एग्जाम में ज्यादातर इनको देते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेलम वगैरह, चंद्रपुर, फेरो ये नहीं पूछते हैं। एक मेन याद रखना कि टिस्को इसका पार्ट नहीं है। कई बार तो इतना इजी क्वेश्चन दिया जाता है, मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए गलत हो जाता है कि टिस्को जो टाटा के नाम से है, तो टाटा वाला है वो प्राइवेट है, निजी है, जबकि ये क्या है? ये पूरा सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर का यूनिट है। ये सब
इसके बाद में नेक्स्ट, ये लिख लिया सभी। तो अपना खनिज आधारित भारत का जो सबसे प्रमुख और बड़ा जो उद्योग है वो किसको माना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात और इस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज है वो भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो इस उद्योग की अगर विशेषताएं लिखना चाहो तो लास्ट में कुछ विशेषताएं लिख लीजिएगा। लोहा इस्पात कंप्लीट हो गया। अब इसमें लोहा इस्पात में एक विदेशी सहयोग है अपने यहाँ, हालांकि उसको कई सालों से हम स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो कुछ ट्राइबल एरिया में या अपने जो इन्वायरमेंट जो इसमें होते हैं ना कि अपने को एनओसी जारी की जाती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस साइड में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड होती है, जहाँ माइनिंग कार्य होता है वहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए या इनके लिए मुख्यतः माइंस की हमें आवश्यकता है। तो एक कंपनी है दक्षिणी कोरिया की, तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा प्लांट तैयार कर लिया था और उसके बाद में भारत के जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी भारत का जो हरित न्यायाधिकरण बना हुआ है, जो मुख्यतः इन्वायरमेंट संबंधित फैसले लेता है, जब किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार की अगर व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसके ऊपर फैसले लेता है अपने अंतिम फैसले सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरीके से अगर पर्यावरण संबंधित ही किसी भी प्रकार की जो क्षति हो रही है तो उसके बारे में अंतिम फैसले कौन लेता है? उसमें लेता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब इस पॉस्को के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि पॉस्को कंपनी है तो इन्होंने पूरा अपना प्लांट तैयार कर लिया, मशीनरी, वहाँ से दक्षिणी कोरियाई बैंकों से जितना जो पैसा ला सकते थे वो ला के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये कंपनी लगभग भारत में इन्वेस्ट के बाद बर्बाद सी है। दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भी जो यहाँ आते हैं या हमारे वहाँ जाते हैं तो पहली बात वो यही कहते हैं ये पॉस्को को कब चलवा रहे हो? तो पॉस्को अभी तक बंद ही है। तो पॉस्को है ये जगह है पोहांग, दक्षिणी कोरिया, पोहांग के नाम से है। तो पोहांग स्टील कंपनी साउथ कोरिया, तो पोहांग स्टील कंपनी साउथ कोरिया दक्षिणी कोरिया की है, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट ओडिशा पारादीप, नाम सुना है पारादीप? पारादीप एक बंदरगाह भी है। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। पॉस्को भारत के अंदर मुख्यतः किस राज्य के अंदर इसने अपना प्लांट स्थापित कर रखा है जो कई वर्षों से विवादों के अंदर है? तो ये अपना ओडिशा पारादीप के पास में। तो ये एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। भाई ये उस साइड में आ रहा था जहाँ ट्राइब्स थे, ट्राइब्स या जनजातीय एरिया उसके पास में था। तो ट्राइब्स एरिया के अंदर किसी भी प्रकार के अपन क्या करते हैं, हमारे ट्राइबल रीजन में नॉर्म्स इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि उसको अपने उस एरिया के अंदर अपन किसी प्रकार का एनओसी जारी करने की सोचते ही नहीं है। तो वहाँ की या तो एंटी गवर्नमेंट है, इसलिए एनजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ फैसला दिया कि भाई पावर, सरकार जो होती है सेंटर में वो पावरफुल तो होती है ना, और वो पावरफुल होती है इसका मीनिंग जो जिस स्टेट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि भारत सरकार से इसमें बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा नहीं है या ये कंपनी और ये स्टेट दोनों ही आंखें दिखा रहे हैं, तो बाद में एनजीटी से उन्होंने कहा कि एनजीटी की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंडस्ट्रीज नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, मेन ट्राइबल रीजन समस्या मानी जाती है। बाकी इनके बीच में व्यक्तिगत विवाद क्या हुए हैं वो बात अलग है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो इन्होंने कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग तो करवाई है पहले, या तो अधिकारियों ने पैसे लेके वो मॉनिटरिंग करके इन्होंने इसको एथोराइज किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी लेवल पे मिस्टेक हुई है। तो कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद में इनको पता चला कि हम नहीं चला सकते। भाई पूरा सेटलमेंट लगा लिया, पूरे कारखाने लगा लिए, मशीनरी लग गई है, बाद में इनोग्रेशन या उद्घाटन नहीं हो पाया। वह है पॉस्को ओडिशा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही है पहले। ये पॉस्को कंपनी और एक हमारे जो चाइल्ड एक्ट भी बना हुआ है ना, हाँ, वो भी मुख्यतः इसी नाम से आता है पॉस्को, और ये भी उसी नाम से। वो पॉक्सो है ना, पॉक्सो के नाम से, ये पॉस्को के नाम से। तो पॉस्को
यह लोहा इस्पात कारखाना है। स्थिति है इसके ओडिशा। ओडिशा पारादीप के पास है। पारादीप निकटतम द्वीप, ये जो बंदरगाह है इसमें। सहयोग का तो चाहिए, इसमें डायरेक्ट ये लिख दो कि दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया के द्वारा स्थापित। दक्षिणी कोरिया के द्वारा स्थापित। तो लोहा इस्पात वाली जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं वो अपन ने कंप्लीट कर ली। जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व के देखे हमने, स्वतंत्रता से पूर्व हमने देखा टीम को, और टीम से भी पहले एक था कौन सा, कुल्टी। कुल्टी और एक इसमें हीरापुर, ये दो अलग से याद रखिएगा। इनको बाद में दोनों को विलय किसमें किया, आई के अंदर। तो ये है टिस्को, ये इसको, और ये मिस्को। अब ये इसको यानी जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है उसमें मिक्स किसको किया गया था, कुल्टी और हीरापुर 1936 के अंदर। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड वाले हैं वो आपको करवाए थे मैंने, भीरू, दुबे और राज। भीरू छत्तीसगढ़, राज ओडिशा और दुबे वेस्ट बंगाल। भीरू भिलाई रूस, राज राउरकेला जर्मनी, दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन। इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके ऊपर करवाया मैंने बोकारो। बोकारो यानी बोरू, रूस के सहयोग से। बाद में दक्षिणी भारत वाले जो तीन मैंने आपको बताया, एक विजयनगर, विशाखापट्टनम और सेलम। अब इसमें जो विशाखापट्टनम है ये है, ये वीरू यानी विशाखापट्टनम रूस। भारत में लोहा इस्पात कारखानों में एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना जो तटवर्ती क्षेत्रों में है, और भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1954 के अंदर। 19 जनवरी 1954 के अंदर इसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1973 में ये सेल के नाम से एक लिमिटेड कंपनी के रूप में आई थी। तो लिमिटेड कंपनी के रूप में बाद में। अब हमारे यहाँ एक तो आपको जो लोहा इस्पात कारखाना है या इस इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो खनिज आधारित भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत जो इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, लोहा इस्पात, जिसको मुख्यतः एक प्रमुख मशीनरी या आधारभूत उद्योग माना जाता है। मशीनरी यानी इससे लोहा इस्पात उद्योग है, किसी भी इंडस्ट्रीज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनरी है वो मुख्यतः किसके द्वारा बनती है, लोहे के द्वारा बनती है। इस कारण लोहा इस्पात उद्योगों को मुख्यतः आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग, क्योंकि इनकी मशीनरी है वो दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस होती है, आधार होती है। तो इसमें विशेषताओं में लिखिएगा, जब सूती वस्त्र उद्योग में विशेषता लिखी थी ना कि एक परंपरागत उद्योग है, महिलाएं इसमें सर्वाधिक कार्यरत हैं, कृषि आधारित ये सबसे बड़ा उद्योग है। तो इसमें लिखिए लोहा इस्पात उद्योग की विशेषताओं में भारत में यह खनिज आधारित, भारत में यह खनिज आधारित भारत में यह है खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग। तो कृषि आधारित बड़ा सूती वस्त्र उद्योग, और खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग लोहा इस्पात उद्योग। यह एक आधारभूत उद्योग है। यह एक आधारभूत उद्योग है।
यह एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग यानी दूसरे उद्योगों का बेस या आधार। भारत मुख्यतः लोहा इस्पात में या स्टील के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने अपने भारत के अंदर एक नीति जारी की गई है स्टील से संबंधित। राष्ट्रीय इस्पात नीति, नेशनल स्टील पॉलिसी। इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि हमें जितने हमारे आधारभूत अवसंरचना के लिए यानी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन है, रेलवे है, मुख्यतः उन सब में इसको यूज किया जाता है। तो सामान्यतः इसके अंदर अपने को जो काम में लेने के लिए या जो ये जो परिवहन साधन है या बिल्डिंग्स है, इसमें हमें जितना स्टील की आवश्यकता है उतना स्टील हम स्वयं उत्पादित करें, हमें किसी दूसरे राष्ट्र से इसको आयातित नहीं करना पड़े। तो इसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति, और उस इस्पात नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को जो इस्पात जो है, स्टील है, उसके अंदर आत्मनिर्भर बनाना। तो इस नीति को जारी किया गया मई 2017 में। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति जारी मई 2017। मई 2017। उद्देश्य भारत में लोहा इस्पात या भारत में इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना, यानी किसी दूसरे राष्ट्र पे हम डिपेंड ना रहें। इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना, इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना। यानी इसमें सीधी सी बात है कि नीति याद रखना आप 2017। और अगर हम इस्पात की बात करें तो इस्पात में चाइना के बाद भारत ऐसा दूसरा बड़ा राष्ट्र है जो लोहा इस्पात या जो आयरन जो क्रूड है यानी लोहा एश का, उसका बहुत बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है चीन के बाद। तो चीन के बाद जो दूसरा बड़ा लोहा इस्पात है उसका उत्पादक राष्ट्र है भारत। हालांकि वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज नहीं दी हुई हैं, तो वर्ल्ड के अंदर सामान्यतः रैंक जनरली नहीं पूछते जब तक नहीं दिया हुआ होता। जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह उनके दी हुई रहती हैं, आरएस में दिया हुआ रहता है, तो वहाँ रैंक पूछ लेते हैं कि भारत की रैंक कौन सी है। तो विश्व के दिए हुए होते हैं तो रैंक आती है जनरली। बाकी इसमें तो अपने को ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहा इस्पात कारखाने हैं उनका विकास हुआ है। एक तो भारत के मध्य पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार, और जो हुगली वाला छोटा नागपुर पठार है उस एरिया में अधिक है। वहाँ मैंने आपको लिखवाया भी था कि मुख्यतः धात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ है उस क्षेत्र में। अब इसके बाद में नेक्स्ट खनिज आधारित उद्योगों में एल्यूमिनियम उद्योग था क्या सेकंड। ये हेडिंग देख लेना आपने, ए बी में या फर्स्ट सेकंड में किस फॉर्मेट में डाला था। फर्स्ट सेकंड, सेकंड है लोहा इस्पात के बाद में एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, तो एल्यूमिनियम उद्योग जिसका कच्चा माल क्या होता है, बॉक्साइट होता है इसमें। इंडस्ट्री
तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, इसका जो डेवलपमेंट है भारत में कई स्थानों पे, और इसमें इंडिया की जो, जैसे भारत को कई नामों से जानते हैं, जैसे अपनी राष्ट्रीयता है, तो राष्ट्रीयता में कोई भी कंपनी है उसके अंदर एक तो अपन, जैसे कि अपने, मैंने आपको कृषि अनुसंधान के अंदर लिखवाए थे, आपको ध्यान हो तो उनके अंदर मैंने कहा था कि कई जगह तो राष्ट्रीय या नेशनलाइज जो पॉइंट होते हैं उसमें ये शब्द यूज होता है राष्ट्रीय, कई जगह उसमें भारत शब्द यूज होता है, हालांकि वहाँ ये शब्द यूज नहीं होता है हिंदुस्तान, यहाँ ये भी यूज होगा। तो यहाँ जो कंपनियाँ होती हैं इनके सीधे नाम आते हैं एग्जाम में, नाम आते हैं, और कुछ 2-3 ऐसी एल्यूमिनियम कंपनियाँ जिसमें विदेशी सहयोग रहे हुए हैं, तो वो विदेशी सहयोग पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट या जो विकास हुआ है वो हुआ है ओडिशा के अंदर, क्योंकि भारत में बॉक्साइट का सबसे प्रमुख और बड़ा उत्पादक जो राज्य माना जाता है वो ओडिशा को माना जाता है। तो इसमें एक तो इसका कच्चा माल लिख दीजिएगा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल या कच्चा माल माना जाता है इसमें बॉक्साइट। बॉक्साइट है, उससे प्राप्त होता है एल्यूमिना, और एल्यूमिना से तैयार होता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम। इस इंडस्ट्रीज का सर्वाधिक जो विकास या डेवलपमेंट है ओडिशा, छत्तीसगढ़ या आसपास वाले राज्य, इनमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि कच्चा माल यहीं पर है सर्वाधिक। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम के जो प्रमुख उद्योग या कारखाने हैं, प्रमुख उद्योग या कारखाने, एक तो ये एग्जाम में आता है हिंडाल्को। आल्को का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, एल्यूमिनियम कंपनी। HIND का मीनिंग है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। छत्तीसगढ़ और इस साइड में महाराष्ट्र। आल्को एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। यहाँ आता है छत्तीसगढ़ में एक स्थान कोरबा छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र में आता है रत्नागिरी। एक वो मूवी देखी होगी आपने, चुप चुप के, राजपाल यादव। और इस साइड में जो ओडिशा वाला पार्ट है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये आती है इस साइड में।
ये भी एग्जाम में अधिक पूछी जाती है, दामन जोड़ी। एक स्थान और है छत्तीसगढ़ का, माइंड से स्लिप हो गया जैसे ही, अंगुल। दामन जोड़ी और अंगुल ओडिशा, ये नालको के 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। और दक्षिणी भारत में हम जाते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु की ओर है मालको, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। मद्रास है एल्यूमिनियम कंपनी। तो इसमें जितने भी शब्द हैं ALCO, इनके तो कॉमन मीनिंग है एल्यूमिनियम कंपनी। बाकी मीनिंग है जैसे हिंद तो हिंदुस्तान, एन नेशनल एल्यूमिनियम, बी भारत एल्यूमिनियम कंपनी, और एम से मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये प्रमुख कारखाने, इनके एग्जाम में लोकेशन पूछी जाती हैं। और इनको आपको एग्जाम में जैसे हिंदी में शब्द लिख दिया गया नालको, बालको, मालको, हिंडाल्को, ये ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया, या फिर बाद में पूछते हैं नालको, ये दामन जोड़ी वाला पूछते हैं फिर। तो ये नालको और हिंडाल्को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें 1 बाय 1, जैसे ये हिंडाल्को है, फुल फॉर्म क्या हो गया इसके? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये जगह आती है इसमें रेणुकूट, रेणुकूट यूपी। इसमें सहयोग रहा हुआ है USA का। कहीं तो किया, USA का कॉर्पोरेशन हिंडाल्को में। इसको यहाँ ऐसे शॉर्ट में और लिख देना, वरना बाद में कहोगे हिंडाल्को तो हमें बताया ही नहीं था। यानी पूरा नाम पता रहता है, फुल फॉर्म पता रहती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कई बार याद नहीं रहती। और कईयों में शॉर्ट फॉर्म याद रहती है, पूरा नाम याद नहीं रहता। जैसे काजरी, पूरा नाम आ जाता है, घर के बाद में आने के बाद पता लगता था काजरी पूछा था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का नाम पूछा था, और ये हमें नहीं लिखवाया हुआ था। एग्जाम टाइम में तो यही डिसाइड होता है। इसके बाद में बालको, बालको का मीनिंग क्या रहेगा? भारत, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। इसमें कोरबा छत्तीसगढ़, और एक दूसरा स्थान है रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र। कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नालको, नहीं इसमें विदेशी सहयोग नहीं। नेक्स्ट है नालको,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दामनजोड़ी, और एक दूसरी कौन सी है? अंगुल, दोनों हैं ओडिशा। एक दक्षिणी भारत वाली, मद्रास वाली मालको, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ स्थापित की गई है? मद्रास या चेन्नई, तमिलनाडु। सहयोग राहुल जी के ननिहाल से है। इटली। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, सहयोग इटली। हिंडाल्को और नाल्को दामनजोड़ी, ये इंपॉर्टेंट कर देना, एग्जाम में ज़्यादा यही पूछते हैं। हिंडाल्को और नाल्को, नाल्को दामनजोड़ी। तो हिंडाल्को रेणुकूट यूपी, बाल्को, बाल्को छत्तीसगढ़, कोरबा और एक है महाराष्ट्र। तो नाल्को, बाल्को, नाल्को, नाल्को ओडिशा। ये शब्द ध्यान रहने चाहिए, कौन सा किस साइड में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एच है, इस साइड में बी है, इस साइड में एन है और इस साइड में एम है। ये मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी और ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये वाली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, कोरबा और रत्नागिरी, नाल्को, दामनजोड़ी और अंगुल, और इस साइड में मद्रास और ये रेणुकूट, इसमें जगह आती है रेणुकूट। साथ साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हो आप लोग? समझ गया मैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बस एल्यूमिनियम में यही है, एल्यूमिनियम में जो 5-6 प्रमुख कंपनियां हैं वो। सीमेंट, अगला हेडिंग डालिए सीमेंट, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में पहले लिख दीजिए कच्चा माल। कच्चा माल राजस्थान में भी बताया हुआ है इसमें आपको। कच्चे माल के रूप में एक तो होती है सिलिका की मात्रा इसमें अधिक, इसके साथ जिप्सम और एक चूना पत्थर। इसमें जैसा ही मैंने आपको बताया था पहले कि देश में सबसे पहले जो सीमेंट बनाने का जो कार्य है तमिलनाडु के अंदर मुख्यतः मद्रास वाले क्षेत्र से किया गया था। जो समुद्री सीपी होते हैं उन सीपी वगैरह उनको पीस के मुख्यतः सीमेंट का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। हालांकि कारखाना लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं रहा था, फिर बंद हो गया था। फिर वाइट सीमेंट फैक्ट्री कारखाना है उसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है राजस्थान को। राजस्थान के अंदर मुख्यतः जो नागौर वाला पार्ट है गोटन में 1984 में देश का पहला वाइट सीमेंट फैक्ट्री
कारखाना स्थापित हुआ। देश में वह स्थान जहाँ सीमेंट का तेजी से प्रोडक्शन हुआ उसको कहा जाता है इंडिया में सीमेंट सिटी के नाम से निम्बाहेड़ा को। भारत में सीमेंट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री उसी रीजन में है, निम्बाहेड़ा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ की ओर। इस कारण राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादक जिला है उसमें सबसे अग्रणी चित्तौड़गढ़ ही है। तो इसमें जो फर्स्ट कारखाना है, प्रथम कारखाना 1904 मद्रास। प्रथम कारखाना तमिलनाडु मद्रास कब स्थापित हुआ? 1904, स्थापना 1904। सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास राजस्थान, एमपी और आंध्र प्रदेश। लेटेस्ट जो डेटा है 2021 जो डेटा है उसके अंदर, यानी 21 के जो रिलीज हुए हैं उसमें पहले राजस्थान, अब वर्तमान में इसमें एमपी आ रहा है। वर्तमान में राजस्थान वाले में आपको राजस्थान उस टाइम मैंने करवाया था 2020 और 19 के जो डेटा थे उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान, जबकि वर्तमान में कौन चल रहा है आगे इसमें? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। ये तीनों ही स्टेट ये अग्रणी होते हैं। तो वर्तमान में सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा जो राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सीमेंट को कंज्यूम करने वाला या उसका यूज करने वाला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो सीमेंट का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो माना जाता है वो महाराष्ट्र को माना जाता है। तो उत्पादक करता एमपी और यूज करता सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसको कंज्यूम करने वाला महाराष्ट्र है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, जबकि उसका उपयोग सर्वाधिक, जबकि सीमेंट का उपयोग सर्वाधिक महाराष्ट्र, जबकि सीमेंट का सर्वाधिक उपयोग महाराष्ट्र करता है। मैक्सिमम जो प्रोड्यूस्ड स्टेट है वो एमपी, और इसका जो यूटिलाइजेशन या कंज्यूम करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र है। जबकि देश में वाइट सीमेंट कारखानों की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? राजस्थान, गोटेन, नागौर। ये राजस्थान वाली ज्योग्राफी में लिखवाया था, शायद मैंने लिखवाया हुआ है ना, रहने दो फिर। सीमेंट फैक्ट्री देखो, भारत के अंदर सैकड़ों सीमेंट फैक्ट्रीज है। सीमेंट फैक्ट्रीज की लोकेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, क्यों? क्योंकि अब जेके सीमेंट फैक्ट्री पूछी जाएगी तो जेके सीमेंट फैक्ट्री हर स्टेट में है भाई, हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान में। तो इसका मीनिंग, इस क्वेश्चन को जो लोकल इंडस्ट्रीज को पूछा जाता है, जेके सीमेंट फैक्ट्री, श्री सीमेंट फैक्ट्री, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, ये लोकेलिटी में फेमस हैं, स्थानीय तौर पे ये इनका इम्पोर्टेंस है। जबकि इंडिया के अकॉर्डिंग इनकी लोकेशन या स्थान नहीं पूछे जाते, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग तो बाद में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। श्री सीमेंट, अब श्री सीमेंट के भारत के जितने भी राज्यों में श्री सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो कारखाने लिखो।
तो इसका मीनिंग इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव अपने ना तो बुक्स में लिखा हुआ रहता है, ना ये डिटेल अपने को दी जाती है। तो अगर यूँ इच्छा हो तो गूगल में सर्च करना श्री सीमेंट कंपनी, और बाद में लिख के दिन भर टाइम लग जाएगा इसमें श्री सीमेंट को लिखने में, तो वो लिखते रहना। अगले दिन बाद में अल्ट्राटेक या जो भी दूसरी सीमेंट आपको ध्यान है वो लिख लेना। इसका मीनिंग है अपन इंडिविजुअल कारखानों के ऊपर इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, खनिज आधारित उद्योगों में और कौन से प्रमुख उद्योग होते हैं? नमक, खनिज आधारित। अच्छा, एक स्टोन वाला लिखवाया हुआ है ना, पहले स्टोन लिख लीजिएगा। स्टोन या पत्थर में लिखिएगा। इमारती पत्थरों में देश में इमारती पत्थरों में देश में राजस्थान राज्य अग्रणीय माना जाता है या प्रथम माना जाता है? राजस्थान राज्य को प्रथम या प्रमुख राज्य माना जाता है, जो भी लिखना चाहिए, दोनों ही ठीक है। इमारती पत्थरों में देश में राजस्थान राज्य को प्रमुख राज्य माना जाता है। यहां से उत्पादित प्रमुख स्टोन या पत्थर एक तो यहाँ मार्बल का बड़ा उत्पादन होता है, ग्रेनाइट उत्पादन में भी एक प्रमुख राज्य माना जाता है। कोटा स्टोन, जिप्सम एवं चूना पत्थर है। इन दोनों मिला के अगर देखा जाए तो राजस्थान अग्रणीय राज्य है। बाकी चूना पत्थर का बड़े स्तर पे उत्पादन अपने मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कच्चा माल वहाँ पे भी अच्छा है, चूना और जिप्सम। सिलिका तो सामान्य तौर पे आपको आसपास के एरिया में कहीं पे भी मिल जाती। अब जो कुछ प्रीसियस स्टोन होते हैं जैसे डायमंड वगैरह, ये भी अपने आप में कार्बन के अप्रूप के रूप में प्रमुख स्टोन के रूप में माने जाते हैं। तो भारत में हीरे का जो व्यापार है वो मुख्यतः गुजरात से जुड़ा हुआ है। हीरे का जो उत्पादन है वो जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश पन्ना से। देश में सर्वाधिक हीरा उत्पादन है पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना की माइंस है, जबकि इसका व्यापार या व्यवसाय जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है सूरत, गुजरात से। तो एक तो ये स्टोन लिख देना, स्टोन के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा, नोट में लिख देना है, नोट या विशेष। देश में हीरे से संबंधित उद्योग या व्यवसाय
सर्वाधिक गुजरात में स्थापित। अब ये किसके लिए फेमस है? डायमंड कटिंग और उसका जो उसको तराशना जो होता है फिनिशिंग, तो उसके फिनिशिंग और कटिंग के लिए सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का है सूरत, जहाँ से साउथ अफ्रीका से, यूएसए से, रूस से सामान्यतः डायमंड आते हैं और कटिंग और तराश कर यहाँ से वापस जाते हैं। जबकि अपना जो राजस्थान है वो मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? यह रतन नगरी के रूप में, यानी जो जेम्स ज्वेलरी होती है ना अपनी, तो जेम्स ज्वेलरी के अंदर सबसे बड़ा जो काम होता है भारत में वो होता है जयपुर के अंदर, जो यहाँ के आभूषण के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसका शायद एक एग्जांपल मैंने बताया भी था कि एडवर्टाइज, ये जो अपनी धारावाहिक वगैरह जो आते हैं, इन धारावाहिकों में जितनी भी जो हीरोइन वगैरह जो होती हैं, इनकी जो एक्ट्रेस होती हैं, उनके द्वारा मुख्यतः जिस ज्वेलरी को प्राथमिकता दी जाती है वो होती है राजस्थान की जो स्टोन या जेम्स से बनी हुई जो ज्वेलरी है। इसके लिए हमारे यहाँ हर साल आजकल तो वो जेम्स से करके कोई एक वो भी एग्जीबिशन वगैरह वो भी लगाई जाती है, जिसमें मुख्यतः अपने आभूषण वगैरह है उसको बेचने का एक इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे प्रयास किया जाता है। कुछ मेले होते हैं ना जो अपने अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, कुछ इस प्रकार की एग्जीबिशन होती हैं जिसके अंदर कुछ प्रमुख जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने का प्रयास किया जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगता है इंटरनेशनल लेवल का, उसी तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बड़ा मेला आयोजित करवाया जाता है। ये आप जैसे ही साल भर में पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर, जो सिटी भास्कर वगैरह, पत्रिका वगैरह, तो इसके अंदर चर्चाओं में रहता है जब भी ये होने वाला होता है। तो ये जेम्स वाला राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में लिखवाया हुआ है आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योगों में नमक। नमक के प्रमुख स्रोत, नमक के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं इसके? एक तो सागरीय जल और एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। अंतःस्थलीय लवणीय झील लिख दो, चाहे खारे पानी की झील। सागरीय जो जल है, इसका जो नमक है देश में सबसे ज्यादा उत्पादित करता है गुजरात और तमिलनाडु, जबकि अंतःस्थलीय झीलों का सबसे प्रमुख और उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो देश में नमक उत्पादन करने वाले राज्यों में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात और तमिलनाडु, और उसके बाद में राजस्थान की रैंक आती है 3rd। लेकिन क्वेश्चन का अगर कंडीशन ये हो कि देश में अंतःस्थलीय झीलों से नमक प्राप्त करने में अग्रणी राज्य, तब आंसर होता है राजस्थान, क्योंकि उसके बाद में मुख्यतः जो तटवर्ती राज्य हैं उन्हीं के ही नाम आते हैं, यानी समुद्र तट पे उनके नाम आएंगे। तो नमक के जो प्रमुख स्रोत हैं सागरीय जल है और एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें। अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें। तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य है, जहाँ से लगभग, अब से अपन यूँ कहेंगे लगभग 90 या 95 साल के आसपास हो गए हैं जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की। तो इसका मीनिंग है 1930 में। तो उस दांडी यात्रा है, उस समय अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अगर टैक्स बनाओ, ये नमक बनाओगे तो नमक बनाने के बदले में आप लोगों को क्या देना पड़ेगा?
टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि हमारे देश का नमक है और हम बनाएंगे और बिना टैक्स के बनाएंगे, और आपका जो टैक्स कानून या इसके ऊपर जो आप जानबूझ के ज़बरदस्ती अप्लाई कर रहे हो, इसका हम विनय के साथ इसकी अवज्ञा या अवहेलना करेंगे। तो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी यात्रा करके, और गांधी जी ने गुजरात के पोरबंदर है, पोरबंदर बंदरगाह वगैरह तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो दांडी क्षेत्र आता है, तो दांडी में जाके नमक बना के इस कानून को तोड़ा था कि इस कानून का हम विरोध करते हैं। तो उस समय भी देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 100 साल पहले भी गुजरात ही था, और आज भी देश का लगभग 75% से अधिक नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ रैंक अलग से लिखवाने की आवश्यकता थोड़ी ना है, समझ जाओगे। सबसे ज़्यादा गुजरात, तमिलनाडु, और बाद में ओवरऑल राजस्थान की रैंक कौन सी आती है? 3rd आती है। राजस्थान वाले में भी करवाया था क्या पॉइंट? नमक वाला करवाया था या नहीं करवाया था? कोई बात नहीं, सांबर के बारे में लिखवाया होगा। तो राजस्थान वाला यहाँ याद रखना, नमक उत्पादन में देश का 3रा बड़ा राज्य है, या नमक उत्पादन प्रमुख राज्य, उसमें रैंक लिख दो गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान। नमक उत्पादन में प्रमुख राज्य या सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य, उसमें रैंक वाइज लिख दो तीनों को। गुजरात फर्स्ट गुजरात, 2nd तमिलनाडु एंड 3rd है राजस्थान। तो राजस्थान की रैंक 3rd है। इसके बाद में जो बचे हुए जो उद्योग हैं आपके, खनिजों के अलावा आगे कौन कौन से बच गए? आगे इंजीनियर वाले, रसायन वाले जो इंडस्ट्रीज जो बच गए हैं, उनको बाद में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपने।